Assalamu alaikum and welcome to Helative. I am your instructor Hilalur Rahman and you are watching Helative. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो जो है वो आपको बर वक्त जो है वो मिल सके और आप अपने इन एग्ज़ामिनेशन के डेज में उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की एक और यूनिट है ये, जिसके ऊपर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट के। हमारे पास मैनेजमेंट के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से होती है। तो चल के देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू रिव्यू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। उनको ये पता चल जाएगा और उन्होंने भी पढ़े भी है तो रिव्यू भी उसको हो जाएगा कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अहमियत है वो बयान कर सकेंगे। डिस्कस कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये भी लोगों का जो कंसेप्ट है ये भी क्लियर हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होती है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है और ये किस तरह से होती है। डिस्क्राइब द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन हम मुख्तलिफ डायरेक्शन में करते हैं तो वो भी डिस्क्राइब करने के और उसके जो डिफरेंट डायरेक्शन है उसको भी स्टूडेंट जो है वो जान लेंगे। डिस्क्राइब द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कौन से मोड कौन से चैनल जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं इन मैनेजमेंट, तो वो भी। डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, वो अवामिल वो फैक्टर जो कम्युनिकेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं तो उसको भी स्टूडेंट जो है वो डिस्क्राइब कर सकेंगे। एंड लास्ट डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप, के लीडरशिप के अंदर कम्युनिकेशन का जो किरदार है वो क्या है, तो इसको भी जो है वो स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। नाउ मूव्स टू वर्ड दी नेक्स्ट स्लाइड, और डिफाइन करते हैं हम कम्युनिकेशन को कि बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेशन होती क्या है। कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग एंड इंटेंशन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप थ्रू वर्बल और एंड नॉन वर्बल मीन्स फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन। कम्युनिकेशन हमारे पास होती है जब हम अपने इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको एक्सचेंज करते हैं, उसको दूसरे को देते हैं और दूसरे की इन्फॉर्मेशन जो है वो उनसे लेते हैं। इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि इसमें हम आइडियाज़ को भी एक्सचेंज करते हैं, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सचेंज करते हैं और अपनी इंटेंशन जो हमारे इरादे होते हैं उसको भी इंडिविजुअल या फिर मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ जो है वो एक्सचेंज करते हैं। या तो हम वर्बली करते हैं मतलब अपने मुँह के ज़रिए, या फिर हम नॉन वर्बली करते हैं थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, जिससे ये मदद करने में और लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में हमारी हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है। इट इन्वॉल्व्स encoding message into symbols such as language, gestures or symbol, transmitting them through channels like spoken words, written text or electronic media, and decoding them to extract meaning. Effective communication requires clarity, active listening, feedback, empathy and cultural sensitivity to ensure mutual understanding and achieve desired आउटकम। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें हमारे पास इनकोडिंग मैसेज जो होते हैं वो हमारे पास जैसे कि लैंग्वेज, गेस्चर या सिंबल, तो वो हमारे पास एक मैसेज के अंदर जो है वो चेंज होता है और फिर वो जो है हम उसको अपने स्पोकन वर्ड्स या फिर रिटन टेक्स्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए जो है वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं। एंड डिकोडिंग डिम टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग, और उसको डिकोड करते हैं कि उसका जो मतलब है, उसका जो मकसद है वो हम उससे निकालते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम होता है कि वो बिल्कुल क्लियर हो, क्लैरिटी के साथ तो सफाई हो उसमें बिल्कुल। उसके लिए जो लिसनर होगा वो भी एक्टिव लिसनिंग चाहिए होगा कि वो उसको बगैर किसी इंटरप्ट के पूरा सुने। उसके बाद उसकी फीडबैक उसके साथ, यानी कि जो आपका ऑडियंस होगा उसके साथ आपकी एम्पैथी एंड कल्चर सेंसिटिविटी के उसके कल्चर के मुताबिक जो है आप अपना कम्युनिकेशन जो है वो उनके साथ करें। और ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जिससे उनके जो मतलब आउटकम्स होते हैं या जो उसके इंटेंशन होते हैं वो सही तरीके से उसको हासिल हो जाते हैं। अब आगे चल के बात करते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देखो ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ होती है। देखो वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास वो होती है जिसमें हम अपनी आई वुड से डेट जो हम ज़बान से बोलते हैं, जो इसमें हम अपने टंग का यूज़ करते हैं। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज़ जस्ट आवर बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट एंड दैट। दूसरा हमारे पास होती है रिटन कम्युनिकेशन एंड नॉन अनरिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम ख़त की शक्ल में या इस तरह जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, और कुछ इस तरह होते हैं कि वो हम अनरिटन होती है। प्लान एंड अनप्लान कम्युनिकेशन, जैसे कि हम कहीं पे जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो वो कम्युनिकेशन हमारी प्लान होती है, लेकिन अगर हमें बाहर कोई गली में या रास्ते में कोई मिल जाए तो वो हमारे पास अनप्लान कम्युनिकेशन होती है। और ये कम्युनिकेशन जब ह्यूमन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तभी ये कम्युनिकेशन जो है वो होती है। इसमें क्या करते हैं कि कन्वे थॉट एंड आइडियाज़ के हम अपनी थॉट्स और आइडियाज़ को जो है वो दूसरे को कन्वे करते हैं, उसको देते हैं। ट्रांसमिट फीलिंग, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, और अपनी फीलिंग जो है उसको भी ट्रांसफ़र करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। मीन्स वेरियस थिंग, और भी मुख्तलिफ जो चीज़ है वो हम इसमें जो है वो एक्सचेंज करते हैं। द एक्सचेंज ऑफ थाट्स
मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन बाय स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कि हमारे whenever we want to exchange our thoughts, messages और information through speech मुंह के ज़रिए, through signals, symbols के ज़रिए, writing and through our behavior, that is called communication. Communication begin the moment that two or more people become aware of each other presence. communication तभी शुरू होती है जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो एक दूसरे के प्रेजेंस से, एक दूसरे की मौजूदगी से अवेयर हों। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चल के बात करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ कम्प्लेक्स ऑन गोइंग डायनामिक प्रोसेस इन विच द पार्टिसिपेंट्स सिमल्टेनियसली क्रिएटेड शेयर मीनिंग इन इंटरेक्ट। कम्युनिकेशन हमारे पास एक कम्प्लेक्स और ऑन गोइंग डायनामिक प्रोसेस होता है। ऑन गोइंग कम्प्लेक्स का मतलब ये है कि ये हमारे पास इतना आसान प्रोसेस नहीं होता, और ऑन गोइंग मीन्स के आगे चलता हुआ डायनामिक प्रोसेस होता है जिसमें पार्टिसिपेंट जो है वो मुसलसल अपनी जो है सिमल्टेनियसली क्रिएट शेयर मीनिंग एंड इंटरेक्ट के वो मुसलसल जो है वो अपनी कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसका मतलब शेयर करते हैं, और एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। अब हमारे पास आगे जो स्लाइड है वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। कम्युनिकेशन हमारे पास बेसिकली होती किस तरह से है। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले हमारे पास सेंडर आता है जो मैसेज को कन्वे करता है। उसके बाद हमारे पास इनकोडिंग आता है कि वो मैसेज को कन्वे करने के बाद, जैसे कि अगर उसने देखा कि कोई आग जल रही है तो सेंडर ने उसको देखा तो फिर उसको इनकोड करेगा। इनकोड करने के बाद फिर वो क्या करेगा, उसको मैसेज में चेंज करेगा। तो तीसरा स्टेप हमारे पास मैसेज, फिर वो मैसेज किस चैनल के ज़रिए वो ट्रांसफ़र करेगा, वर्बल, नॉन वर्बल, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया, व्हाटएवर। उसके बाद हमारे पास रिसीवर आ जाता है कि जब आप चैनल का यूज़ करोगे तो सामने कोई रिसीवर होगा, उसको ट्रांसफ़र करोगे, डीकोडिंग, और इसमें फिर जो है फीडबैक भी अहम होती है। ये सारी जो है मैं नीचे एक्सप्लेन किए हुए, तो नीचे चल के देखते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन को भी ज़रा देख लेते हैं। द कम्युनिकेशन प्रोसेस, आइडिएशन और सेंडर, मतलब कि वो जो आइडियाज़ क्रिएट करता है वो भी इसे वो कहा जाता है, या सेंडर भी इसे कहा जाता है। इज़ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट डिज़ायर और अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट विद अ पार्टिकुलर रिसीव। ये एक ऐसा इंडिविजुअल होता है या फिर ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कम्युनिकेट करती है किसी ख़ास रिसीवर, मतलब कि उसका कोई रिसीवर होगा जिसके साथ वो अपनी कम्युनिकेशन जो है वो करते हैं। इट बिगिन विद व्हेन द सेंडर डिसाइड टू शेयर द कंटेंट ऑफ मैसेज विद समवन सिंस अ नीड टू कम्युनिकेट, डेवलप एन आइडिया और सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू शेयर। और ये तभी शुरू होता है जब सेंडर जो है वो ये डिसाइड कर देता है कि उसने अपना जो कंटेंट या जो मैसेज है वो किसी के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना है। तो फिर उसके लिए वो जो है मुख्तलिफ आइडियाज़ जो है वो बनाते हैं, और फिर उसके लिए वो ये सेलेक्ट करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो किसके साथ जो है वो ऐड करनी है। और इट इज़ आल्सो सेड इट सोर्स एनकोडर। अब एनकोडिंग हमारे पास क्या होती है? एनकोडिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थॉट्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन टू सिंबॉलिक फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर। एनकोडिंग हमारे पास वो प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने थॉट्स, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में जो है वो चेंज करते हैं, यानी कि उसको हम चेंज करते हैं अपने वर्ड्स में, गेस्चर्स में, सिंबल्स में, ताकि वो दूसरे को ट्रांसफ़र हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपने देखा कि उसका एक्सीडेंट हो गया और आप वही बात किसी दूसरे रिसीवर को बता रहे कि वहाँ पे ये हुआ था, या कोई और मैसेज देना चाह रहे हैं, तो वो जो एक्सीडेंट है उसको आपने तो देखा, अब आप उसको क्या करोगे? इनकोड करोगे, ताकि उसको किस तरीके से जो है कन्वर्ट करोगे, कि किस तरीके से उसको अल्फाजों में बयान करोगे, या उसको अगर गेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से बयान करते हो। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास इनकोडिंग प्रोसेस है। दिस इन्वॉल्व सेलेक्टिंग वर्ड्स, और ये मैंने अभी कहा कि इसमें वर्ड्स, गेस्चर, सिंबल्स और अदर कुछ ऐसे कन्वे जो मतलब जैसे मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं वो भी शामिल होते हैं। ड्यूरिंग एनकोडिंग, डिकोडिंग के दरमियान द सेंडर ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर द मैसेज इन अ वे दैट बिलीव विल इफेक्टिवली कम्युनिकेट देयर थॉट्स और आइडियाज टू रिसीवर। वही बात है कि सेंडर इसमें एक ऐसा मैसेज का स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है कि उसको ये यकीन हो कि जब मैं अपनी कम्युनिकेशन किसी के साथ करूँगा तो ये कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिवली होगी, और मैं इफ़ेक्टिव तरीके से अपने आइडियाज़ और जो थॉट्स है वो रिसीवर को दे सकूँगा। अब अगला है हमारे पास ट्रांसमिशन या मैसेज। द आउटपुट ऑफ इनकोडिंग इज़ अ मैसेज, मतलब कि जो इनकोडिंग है उसको आउटपुट, उसको बाहर निकालना हमारे पास मैसेज ही कहलाता है। और मैसेज जो है ये तो हम या रिटनली जो है वो बयान करते हैं या फिर बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए बयान करते हैं। हाउ वर्ड द ट्रांसमिटेड चैनल, और ये वर्ड्स किस तरह से ट्रांसमिट करने हैं, मतलब कि अगर मैंने इनकोडिंग कर दी कि मुझे इस तरीके से जो है अपना वो मैसेज देना है, तो उसके बाद फिर वो मैसेज आ जाएगा, और मैसेज जो है उसको फिर ये ज़रूरत होगी कि वो किस चैनल के ज़रिए ट्रांसमिट होगा। अब इसके बाद हमारे पास रिसीवर वो होता है जो हमारे मैसेज को जो है वो
रिसीव करता है, उसको सुनता है, फिर वो उसके बाद उसकी डी कोडिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है और उसके बाद उसकी परसेप्शन ऑफ अटेंशन जो है वो होती है। अब डी कोडिंग हमारे पास क्या होती है? डी कोडिंग रिक्वायर द रिसीवर टू इंटरप्रेट द मैसेज बेस्ड ऑन देयर ओन नॉलेज, एक्सपीरियंसेस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। डी कोडिंग हमारे पास वो प्रोसेस होती है जिसमें रिसीवर जो है वो उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है, मतलब जो वो रिसीव करता है उसको इंटरप्रेट करता है अपने नॉलेज की बेस के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर या अपने जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसके बेस के ऊपर। सक्सेसफुल डिकोडिंग अकर व्हेन द रिसीवर एक्यूरेटली कंप्रहेंड द सेंडर इंटेंडेड मीनिंग। और सक्सेसफुल डिकोडिंग वो होती है जिसमें जो रिसीवर है वो सेंडर की अटेंशन जो है उसको समझ सके और उसको जान सके। यानी कि अगर आप से कोई कम्युनिकेशन कर रहा होता है तो आपकी समझने की जो सलाहियत होती है वो हमारे पास डिकोडिंग जो है वो कहलाई जाती है। अगला हमारे पास लास्ट जो स्टेज है वो है रिस्पॉन्स और फीडबैक। वंस रिसीवर डिकोड अ मैसेज ही और हर इनकोड अ रिस्पॉन्स एंड देन ट्रांसमिटेड टू ओरिजिनल सेंडर। जब वो जो है वो वंस रिसीवर डिकोड अ मैसेज, जब रिसीवर जो है वो मैसेज को डिकोड कर लेता है तो उसके बाद वो फिर उसको एनकोड करता है, मतलब एनकोड के फिर वो वही तरीका सोचता है कि अब इस मैसेज को किस तरह से जो है वो और इंटरप्रेट किया जाए, अपने थॉट को किस तरह से एक स्ट्रक्चर वे में मैसेज में चेंज करके आगे जो है वो बोले जा सके। एंड देन ट्रांसमिट इनटू ओरिजिनल सेंडर, और उसके बाद जो है वो ओरिजिनल सेंडर को ट्रांसफ़र होते हैं। नाउ अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन के हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ उसूल है जो हम अप्लाई करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के दौरान, तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव जो है वो हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास 7 C's का कंसेप्ट जो है वो दिया गया है, यानी कि 7 ऐसे चीज़ें जो सी से स्टार्ट होती है। तो उसमें हमारे पास हमारे सबसे पहले जो है वो है कंसाइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, क्लियर, कॉर्टियस और कोहेरेंट। तो अब स्लाइड पे बात करते हैं कि 7 C's ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे लिखे हुए कि मैसेज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। द मैसेज मस्ट कंटेन ऑल फैक्ट्स नीडेड फॉर डिजायर रिएक्शन, के मैसेज के अंदर तमाम वो फैक्ट्स, वो स्टेटिस्टिक और जितनी भी चीज़ें मैसेज के लिए चाहिए होती है वो सारी उसमें होनी चाहिए कि जो आप रिएक्शन सामने से वो लेना चाह रहे हैं वो रिएक्शन जो है वो आपको मिल सके, आपका डिज़ायर रिएक्शन आपको आ सके। नेक्स्ट क्लियरिटी, देयर मस्ट बी क्लियरिटी इन टर्म ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, या कि जो आप थॉट्स या जो आप एक्सप्रेशन दूसरे को देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसके अंदर कोई कन्फ्यूजिंग या कोई वेग्स वगैरह नहीं होने चाहिए। द थर्ड, इट्स ऑल अबाउट कंसाइज, द मैसेज मस्ट बी टू द पॉइंट एंड ऑल अननेसेसरी वर्ड मस्ट बी एलिमिनेटेड, के मैसेज जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए और उसमें फजूल किस्म के जो वर्ड्स है वो बिल्कुल उससे ख़त्म करने चाहिए और ना कि टू द पॉइंट होना चाहिए, ना कि उसमें आप जो है वो कहानियाँ बताने लग जाएँ। कर्टिसी वन मस्ट कम्युनिकेट इन अ फ्रेंडली एंड पोलाइट मैनर। कर्टिसी का मतलब ये है कि आप अपने ऑडियंस को या रिसीवर को कितनी इज्जत देते हैं, तो जब आप उसको इज्जत देते हैं तो उसके साथ आपने बिल्कुल फ्रेंडली और पोलाइट मैनर में उसके साथ जो है वो कम्युनिकेशन करनी है ताकि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। करेक्ट ऑल फैक्ट वर्ड्स लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज मस्ट बी एक्यूरेट, यानी कि एक्यूरेसी जो है वो मैसेज के अंदर ज़रूर होनी चाहिए, जो आपके फैक्ट्स है, जो आपके अल्फाज है या जो लैंग्वेज आप यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। और आपकी इन्फॉर्मेशन, और इसमें से अगर आप राइटिंग फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपकी ग्रामेटिकली जो मिस्टेक है वो भी आप लोगों को करेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट, इट्स ऑल अबाउट कंक्रीटनेस, द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड मस्ट बी स्पेसिफिक, जो मैसेज आप दूसरे को देना चाह रहे हैं वो एक खास टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर मतलब जो भी आपका टॉपिक उससे रिलेटेड हो, उसमें यह ना हो कि आप कोई यहाँ वहाँ से जो है वो ऐड कर ले। इट शुड नॉट बी वेग, ताकि वो कन्फ्यूजन जो है वो ना हो। एंड कंसंट्रेशन, वन मस्ट अंडरस्टैंड द इमोशन एंड स्टेटमेंट ऑफ दी रिसीवर, कि आपने अपने रिसीवर को समझना है कि आपके रिसीवर्स के इमोशन क्या है, आया उसको समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो ये हमारे पास 7 C's ऑफ प्रिंसिपल, इसको फॉलो करके जब हम अपने कम्युनिकेशन करेंगे तो वो हमारे पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाई जाएगी। तो अब आगे चल के 7 C's को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहला जो है वो है कंप्लीटनेस। एवरी कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट एंड एडिक्वेट, नाम से जाहिर है कि जो भी कम्युनिकेशन आप करना चाह रहे हो वो आपके पास मुकम्मल और जो है मुनासिब होनी चाहिए। इनकम्प्लीट मैसेजेस कीप द रिसीवर गेसिंग, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिले एक्शन, क्योंकि जो इनकम्प्लीट मैसेजेस होते हैं वो रिसीवर को मुसलसल सोचने पर मजबूर करते हैं, गलतफहमियाँ पैदा करते हैं और आपके जो एक्शन है उसको डिले करते हैं। Every person should therefore be provided with all the required facts and figures, और हर शख्स को उसके लिए ज़रूरी मालूमात और नंबर जो है वो देनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, when nursing supervisor instruct nurses to produce, he must specify the exact size, shape, quality and cost of the product. Any assumption behind the message should
आल्सो बी क्लेरिफाइड वाइल आंसरिंग शुड ऑलवेज बी क्लेरिफाइड। यानी कि जब एक नर्स सुपरवाइज़र नर्स को कुछ बनाने का हुक्म देता है या उसको इंस्ट्रक्ट करता है तो उसे साइज़, शेप, क्वालिटी और कॉस्ट बिल्कुल वाज़ेह तौर पर स्पेसिफाई करनी चाहिए, ताकि किसी भी कम्युनिकेशन में जो भी वो अंदाज़ा लगाया गया हो उसको भी वाज़ेह करना जो है वो चाहिए। While answering a letter, all the questions raised in the letter replied must be replied. Provide all necessary information. Answer all questions asked. Give something extra when desirable. जब आप एक लेटर का जवाब दे रहे हो तो जो भी सवाल लेटर में उठाए गए हो उनका जवाब देना चाहिए। सारी ज़रूरी मालूमात देकर हर सवाल का जवाब दे। जब ज़रूरत हो कुछ एक्स्ट्रा भी देनी जो है वो चाहिए। जी, हमारे पास आखिर में कुछ जो थे वो टिप्स थे। नेक्स्ट बात करते हैं कंसाइजनेस की। कंसाइजनेस में हमारे पास कंसाइजनेस बोलते हैं मुख्तसर को, बी ब्रीफ या शॉर्ट को। बी ब्रीफ एंड बी एबल टू से वट एवर यू हैव टू से इन द फेस्ट पॉसिबल वर्ड विदाउट सेक्रीफाइंग द अदर्स इक्वालिटीज़। मतलब कि अपने अल्फाज को बिल्कुल मुख्तरफ रखें और जो भी आप कहना चाहते हैं उसे कम से कम लफ्ज़ों में कहने की कोशिश करें, ताकि कम्युनिकेशन की और चीज़ में से किसी चीज़ की क्वालिटी को नुकसान ना पहुँचे। कंसाइजनेस इज़ डिज़ायर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग benefits. Because of the following benefits, a concise message save time and expense both sender and receiver। यानी कि जो मुख्तसर मैसेज होता है उससे कुछ फ़ायदे भी होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि वो वक्त और जो मतलब एक्सपेंसेस है वो बचाते हैं, सेंडर के भी और रिसीवर के भी। कंसाइजनेस कंट्रीब्यूट टू एम्फेसाइज बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वर्ड्स यू लेट इंपॉर्टेंट आइडियाज स्टैंड आउट। मुख्तसर आम आइडियाज़ को ज़्यादा जो है वो फोकस करता है, मुख्तसर आइडियाज़ को ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि ज़रूरी लफ्ज़ को हटाकर आप सिर्फ अहम बात जो है वो करते हैं। मतलब अननेसेसरी वर्ड को हटा के आप सिर्फ अहम बात जो है वो करते हैं। व्हेन कंबाइंड विद अ यू व्यू कंसाइज मैसेज आर इनहेरेंटली। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब यू व्यू के साथ मुख्तसरी का इस्तेमाल होता है तो पैगाम तो कम्युनिकेशन लेने वालों के लिए या जो रिसीवर है उसके लिए ज़्यादा दिलचस्प होता है, क्योंकि इसमें बेकार की मालूमात नहीं होती। टिप्स एलिमिनेट वर्डली एक्सप्रेशन। यानी कि फ़जूल लफ्ज़ों को जो है वो आप हटाएं। इंक्लूड ओनली रेलेवेंट मटेरियल, सिर्फ आप रेलेवेंट मटेरियल को जो है वो रखें। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, कि एक वर्ड की बार बार जो है वो फजूल में जो रिपीटेशन है वो भी ना हो। अब अगले चल के नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं क्लैरिटी की। क्लैरिटी मीन्स गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस सो द रिसीवर विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। वाज़ेह होना चाहिए आपका मैसेज, जो आपके मैसेज का मतलब है, क्योंकि कम्युनिकेशन इस तरह भेजा जाए कि रिसीवर समझ सके आप किस बात को कहना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स आपके लफ्ज़ों को समझे जैसे आपके जहन में वो मकसद हो, तो उसके लिए आपको अपना मैसेज जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है वो पेश करना होगा। द नेक्स्ट वी हैव यू वांट दैट अंडरस्टैंड टू इंटरप्रेट योर वर्ड विद द सेम मीनिंग यू हैव इन माइंड। अगर आप उसी तरह उसको चाहते हो कि वो दूसरा बंदा सुने जैसे आपके जहन में है, तो आपको क्लैरिटी के साथ चलना होगा। इन कम्प्लीटिंग दैट गोल इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज एज यू नो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आर नेवर आइडेंटिकल एंड वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पर्सन। यानी कि मकसद हासिल करना मुश्किल होता है, जो आउटकम हो वो मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हर शख्स के तजुर्बात, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स अलग अलग होती है और लफ्ज़ों की मीनिंग भी हर शख्स के लिए फ़र्क हो सकते हैं। अब नीचे चल के बात करते हैं कुछ टिप्स की। चूज शॉर्ट, फेमिलियर एंड कन्वर्सेशनल वर्ड। जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उससे सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को बिल्कुल ब्रीफ शॉर्ट अल्फाज जो है उसका चुनाव करना चाहिए, और ऐसे अल्फाज का चुनाव करना चाहिए जो सामने वाले को पता भी हो, सामने वाला जानता भी हो। एंड कन्वर्सेशनल वर्ड्स, और वो अल्फाज मतलब जो कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं और सब उससे अवेयर हो, तो उस तरह के अल्फाज जो है वो बोलने चाहिए। कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ। सही, हमें अगर हम राइटिंग फॉर्म में ये कर रहे हैं तो हमें अपने पैराग्राफ और जो सेंटेंसेस है उसको इफेक्टिवली जो है वो लिखने चाहिए। अचीव अप्रोप्रिएट रीड एबिलिटी, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जो समझने में आसानी हो या फिर जो सुनने में उसमें आसानी हो। इंक्लूड एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन एंड अदर विजुअल एड्स व्हेन डिज़ायरेबल। मिसाल के तौर पर इलस्ट्रेशन या दूसरे जो विजुअल एड डाले जाते हैं मतलब उसमें डाले जब आपको ज़रूरत हो उस चीज़ को कन्वे करने की। अब अगला चल के बात करते हैं करेक्टनेस के ऊपर। तो करेक्टनेस राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड एक्यूरेसी ऑफ फिगर एंड वर्ड्स, यानी कि
करेक्टनेस का मतलब है कि सही लेवल की ज़ुबान और मालूमात, नंबर और लफ्ज़ों की मतलब उसमें एक्यूरेसी जो है वो होनी चाहिए, यानी कि आपके जो फैक्ट्स और फिगर्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट करेक्टली कन्वेड द सेंडर विल लूज क्रेडिबिलिटी। अगर जो इन्फॉर्मेशन आप रिसीवर को सेंड कर रहे हैं अगर वो सही नहीं हुई तो जो सेंडर है वो अपनी क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि उसकी जो रिलायबिलिटी है, जो उसकी वुड से डेट रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। अगला, ट्रांसमिशन ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर विल स्पॉइल द पब्लिक इमेज ऑफ द फर्म। वही बात ये है कि गलत मालूमात अगर आप बाहर वालों तक पहुंचाएंगे या फिर किसी कंपनी की तरफ से हम पहुंचाएंगे तो उससे पब्लिक इमेज को नुकसान जो है वो पहुंचेगा। एंड टू कन्वे करेक्ट मैसेज ग्रामेटिकली एरर शुड बी अवॉइडेड। आपको सही मैसेज जो है वो आगे कन्वे करना है, उसमें आपने किसी तरह से ग्रामेटिकली मिस्टेक को भी अवॉइड करना है। इस तरह ना हो कि आपको अपना मैसेज दे और उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक हो, तो सम टाइम वो भी जो है इंसान की रेपुटेशन और वो ज़्यादातर इफेक्टिव जो है वो नहीं रखती। यू शुड नॉट ट्रांसमिट एनी मैसेज अनलेस यू आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ इट्स करेक्टनेस। यानी कि आपको तब तक वो अपना मैसेज जो है वो ट्रांसमिट नहीं करना चाहिए जब तक आप 100% उसके बारे में ख़ुद ही श्योर ना हो कि ये बात जो है ये सही है या फिर ये मैसेज सही है या फिर सही नहीं है। तो नाउ अब कुछ इसके नीचे टिप्स दिए हुए उस पर बात करते हैं। यूज़ द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, यानी कि सही लेवल की ज़ुबान का जो है वो इस्तेमाल करें जो मुनासिब हो और जो मतलब वो जो चीज़ें आपके पास मुकम्मल हो, करेक्टनेस उसमें जो हो एक्यूरेट हो। चेक एक्यूरेसी ऑफ फिगर एंड फैक्ट्स एंड वर्ड। जब आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं तो उसके जो फिगर फैक्ट्स या जो अल्फाज है उसकी एक्यूरेसी को कम से कम चेक करें कि आपके अल्फाज जो है वो करेक्ट है या फिर नहीं। मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग में मैकेनिक्स, और लिखने की सही तहकीकात और जो है वो करे, जो मतलब मेहनत करे ताकि जो आप राइटिंग में चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि वो भी आपके पास बिल्कुल करेक्ट जो है वो आ सकें। अब अगला चल के देखते हैं हमारे पास एक कंसिडरेशन मीन दैट यू प्रिपेयर एवरी मैसेज विद द रिसेंट इन माइंड एंड ट्राई टू पुट योर मैसेज इन दिस आर हर प्लेस। यानी कि कंसिडरेशन का मतलब है हर मैसेज को रिसेंट जो आपका ऑडियंस है उसकी नज़र से सोच कर तैयार करना और अपने लोगों को अपने आप को उनकी जगह पर रखना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो उसकी मेंटलिटी को आपने रीड करनी होती है कि वो किस तरह के मैसेज किस तरह के लोग हैं, तो उसके मुताबिक आप लोग ये मैसेज तैयार करोगे और अपने आप को उसकी जगह पर रख के जो है वो मैसेज तैयार करोगे। इफ़ द try to visualize your readers or listener with their desires problems, circumstances, emotions and probable reaction to your request। आप अपने रीडर या लिसनर को उनकी ख्वाहिशात, मुश्किलात, प्रॉब्लम या सर्कमस्टांसेस, इमोशन और प्रोबेबिलिटी और आपके रिक्वेस्ट पर उनकी मुमकिन जवाब को सोचकर तसव्वुर करें। मतलब कि जो उनको जो भी मसले मसाइल है उसके रिलेटेड जो है आपने अपना मैसेज जो है वो तैयार करना होगा, सिंपल। देन हैंडल द मैटर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अपने मतलब जो मसला है उसको हैंडल करना है। दिस थॉट कंसिडरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड यू एटीट्यूड, एम्पैथी, द ह्यूमन टच एंड अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर। यानी कि ये जो सोच है इसको यू एटीट्यूड कहा जाता है, जिसमें हम सामने वाले को एम्पैथी, उसके साथ ह्यूमैनिटी, उसके साथ ह्यूमन टच और उसकी जो फीलिंग, उसका जो नेचर होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं। अब हमारे पास इसके कुछ टिप्स हैं। फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी, मतलब कि जो ऑडियंस होते हैं उसके ऊपर ही आपने फोकस रखना है, मतलब अपने आप पे या जो आप है वो हम, तो इस तरह आपने नहीं करना। जो आपका ऑडियंस है उसी के ऊपर अपने आई वुड से डेट के फोकस जो है वो रखना है। और बार बार आपने ये कहना है कि आपने मतलब कि आपका जो वर्ड है या यू का जो वर्ड है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना है एज़ कंपेयर टू आई एंड वी, क्योंकि आई और वी हम बोलेंगे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, तो सारे बोलेंगे कि ये तो अपनी तरफ ही बात कर रहे हैं, तो उनको देख के ये करना है। शो ऑडियंस बेनिफिट्स, और ऑडियंस बेनिफिट्स जो है उसको शो कराएंगे कि उस शो ऑडियंस बेनिफिट्स, ऑडियंस के फ़ायदों को देखेंगे कि उसमें किस चीज़ का फ़ायदा है किस चीज़ का नहीं। एंड एम्फेसाइज पॉजिटिव प्लेजेंट फैक्ट, और पॉजिटिव और अच्छे फैक्ट को जो है वो एम्फेसाइज जो है हम लोग करेंगे। आगे हम बात करते हैं कॉर्टेसी की। कॉर्टेसी स्टेम्स फ्रॉम सिंसियर यू एटीट्यूड, यानी कि कॉर्टेसी असल में इस यू एटीट्यूड से ही आती है, क्योंकि कॉर्टेसी हमारे पास एक ऐसा होती है कि जिसमें हम अपने ऑडियंस को जो है वो रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं और उनको रिस्पेक्टेबल समझते हैं और उससे उसी अंदाज में बात करते हैं। तो टू बी कॉर्टियस कंसिडरेट कम्युनिकेटर शुड फॉलो दिस सजेशन रिगार्डिंग द टोन ऑफ कम्युनिकेशन।
यानी कि जब भी हम अपने ऑडियंस से बात कर रहे होंगे तो हमें अच्छी शाइस्तगी से, मतलब कॉर्टियस कंसिडरेट कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस सजेशन, और हमें उसको, मतलब जब हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोगों को ये सजेशन फॉलो करनी चाहिए या इस तरह की चीज़ें जो है वो देनी चाहिए, तो वो हम उस पैगाम को अपने टोन के हवाले से जो है वो ये तजावीज़ उन लोगों को मतलब अपनानी चाहिए कि वो लोग जो है इस चीज़ को समझ सकें। बी सिंसियरली टेक्टफुल, थॉटफुल एंड एप्रिशिएटिव, यानी कि दिल से बोलें, सोच समझ कर बोलें, और हमेशा शुक्रिया अदा करते हुए बोलें। ओमिट एक्सप्रेशन दैट इरिटेट्स, हर्ट्स और टू बी लिटिल, मतलब उन तरह, मतलब ये है कि उससे ऐसे अल्फाज हटाएं जो हमारे ऑडियंस को इरिटेट करते हो, उसको नुकसान पहुंचाते हो, या उसको नीचा दिखाने के लिए जब हम अपने पास यूज़ करते हैं, तो उस तरह के अल्फाज जो हमें अपनी कम्युनिकेशन से हटाने चाहिए। द नेक्स्ट, ग्रांट एंड अपोलोजाइज गुड नेचुरली विद अ सर्टेन, जब अच्छे तरीके से और एक अच्छी फितर के साथ माफ़ी दे और ग्रांट जो है वो भी हमें करना चाहिए, सीखना चाहिए। अगला है हमारे पास कंक्रीटनेस। Communicating concretely means being specific, definite, vibrant और rather than vague and general, यानी कंक्रीटनेस का मतलब है पैगाम को वाज़ेह और डेफिनेट, सही और आई वुड से डेट जिंदा तरीके से जो है वो देना चाहिए, ना कि उसमें कोई गलत या फिर वो जनरल तरीके से हो। नेक्स्ट, द फॉलोइंग गाइडलाइन शुड हेल्प यू कंपोज कंक्रीट कन्विंसिंग मैसेज, और कुछ फिक्स और नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब द फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड हेल्प यू कंपोज कंक्रीट कन्विंसिंग मैसेज, यानी इसका मतलब ये है कि कुछ गाइडलाइन को जब आप फॉलो कर रहे होंगे तो आप अपने मैसेज को स्पेसिफाई जो है वो कर सकते हैं, और आपका मैसेज जो है वो कन्विंसिंग होगा। उसमें कुछ टिप्स है। यूज स्पेसिफिक फिक्स एंड फिगर, कुछ ख़ास फिक्स और फिगर जो है उसका इस्तेमाल करें। पुट एक्शन इन योर वर्ब्स, सही है, जो इसका मतलब ये है कि अपने वर्ब के अंदर जो एक्शन है वो देने चाहिए। एंड द लास्ट, चूज़ विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, और जिंदा और इमेज बिल्डिंग लफ्ज़, मतलब ऐसे अल्फाज का चुनाव करें जिसमें आपका जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज ना हो। अब आगे चल के बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल की, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स। तो इसमें देखते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड आर टिपिकली हायरार्किकल इन नेचर। दे इंक्लूड ऑफिशियल पाथवेज सच एज मेमोज, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स एंड ऑफिशियल ईमेल। यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे पास वो कम्युनिकेशन होती है जो ऑर्गेनाइज के स्ट्रक्चर के ज़रिए बनाई जाती है, और आमतौर पर ये हायरार्किकल होती है। हायरार्किकल का मतलब ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप होती है, जैसे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो ऊपर से मैसेज देगा, और उस तरह से वो मतलब स्टेप बाय स्टेप जो उनके रोल और चीज़ें हैं उसी तरह से ये कम्युनिकेशन होती है। इसमें ऑफिशियल दे इंक्लूड ऑफिशियल पाथवे सचेज, और ये इसमें हमारे पास जैसे मेमोज, रिपोर्ट्स या फिर मीटिंग जो है वो शामिल, मीटिंग या ऑफिशियल ईमेल जो है वो शामिल होती हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ कम्युनिकेशन दैट फ्लोज अलोंग द लाइंस ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि फॉर्मल मैनेजमेंट या अथॉरिटी के हिसाब से होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की अथॉरिटी के हिसाब से होती है, और ये मैनुअल फॉर्म्स यानी कि रिपोर्ट और मीटिंग के ज़रिए जो है वो होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन टेक द शेप ऑफ मैनुअल फॉर्म लाइक रिपोर्ट एंड मीटिंग। अब अगला चल के बात करते हैं फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कि अब हमारे पास वो कौन से चैनल है, वो कौन से फॉर्मल चैनल है जिससे हम अपने कम्युनिकेशन को जो है वो आगे करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन, द मैनेजर इज सबऑर्डिनेट टू हायर मैनेजमेंट। अपवर्ड कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो नीचे की लेवल से ऊपर के अथॉरिटी लेवल तक जाती हैं, यानी कि इसमें हायर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो है, नीचे लेवल से ऊपर की लेवल तरफ जो है वो जाती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन मूव्स फ्रॉम लोअर levels of the organization hierarchy, higher level of authority. It allows employees to communicate their thoughts, concern, feedback and suggestion to management. Upward communication serve several purposes including यानी कि इसमें एम्प्लॉयज़ अपने थॉट्स फीडबैक और सजेशन जो है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मकसद फीडबैक देना और आई वुड से दैट फीडबैक देना और उसको शेयर करना है, और तजावीज़ जो है वो वहाँ से लेना होता है। अब चल के बात करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की। द मैनेजर रिलाइज इंफॉर्मेशन टू सबऑर्डिनेट, यानी कि डाउन कम्युनिकेशन वो होती है जब मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को मालूमात देते हैं।
Downward communication flows from higher level of authority such as manager, supervisor or executives to lower level such as employer, subordinate. This direction of communication typically used to ये हायर लेवल से लोअर लेवल तक फ्लो करती है, जैसे कि मैनेजर, सुपरवाइजर या एग्जीक्यूटिव से एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट तक एंड इट इंक्लूड्स कन्वे इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्टिव्स, पॉलिसीज़, गोल्स एंड मैनेजर एम्प्लॉयमेंट। और इसमें या तो क्या बोलते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जाती है जिसमें डायरेक्शन बताया जाता है, अपने वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ या गोल जो है वो बताई जाती है, प्रोवाइड फीडबैक, परफॉर्मेंस एवॉल्यूशन एंड गाइडेंस टू सबऑर्डिनेट। और उनको जो है वो फीडबैक दिया जाता है कि उनकी परफॉर्मेंसेस को इवॉल्वेट करने के बाद उनको फीडबैक दी जाती है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से थी। और जो सबऑर्डिनेट है उसको जो है वो मतलब ये तो अपर लेवल से होती है, तो वो उनको भी गाइड भी करते हैं और उनको बताते भी है कि किस तरह से करना है। कम्युनिकेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, डिसीजन एंड अनाउंसमेंट। और ये इस चीज़ के लिए भी यूज़ होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंजेस, कोई डिसीजन लेना हो या कोई अनाउंसमेंट करनी हो, तो उसके लिए भी ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ होती है। एंड इट क्लैरिफाई रोल, एक्सपेक्टेशन एंड प्रोसीजर। और ये हमें हर बंदे की जो रोल्स, एक्सपेक्टेशन या जो प्रोसीजर है वो क्लैरिफाई करती है, उसको बिल्कुल आई वुड से डेट के क्लियर करवाती है कि किसने कौन सा रोल अपनाना है, किससे क्या एक्सपेक्टेशन होनी है और कब और कहाँ कौन सा प्रोसीजर जो है वो यूज़ होना है। अब आगे चल के बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, मैनेजर इंटरेक्ट विद others on the same hierarchical level as themselves who are managing different segment of organization। यानी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो एक ही हायरार्किकल लेवल पर डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल के दरमियान होती है। फॉर एग्जांपल के अगर एक नर्सिंग कॉलेज का हेड किसी दूसरे नर्सिंग कॉलेज की हेड से जो है वो वर्ड से कम्युनिकेशन करता है, तो ये हमारे पास हायरार्किकल लेवल, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन अकर बिटवीन इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट एट द सेम हायरार्किकल लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप की कम्युनिकेशन जो है वो मतलब कि इस तरह की कम्युनिकेशन जो है ये इंडिविजुअल या डिपार्टमेंट के दरमियान हायरार्किकल लेवल पर होती है। एंड दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटेट, और इस तरह की कम्युनिकेशन में कोलैबोरेशंस मतलब मशावरत, कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वो जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो अपने जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। अगला हमारे पास है डायगोनल कम्युनिकेशन। अब डायगोनल कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होती है? डायगोनल कम्युनिकेशन कट अक्रॉस डिफरेंट हायरार्किकल लेवल एंड फंक्शनल एरियाज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप दैट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डायगोनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ हायरार्किकल लेवल्स और फंक्शनल एरियाज के दरमियान होती है। ये कम्युनिकेशन उन इंडिविजुअल या ग्रुप के दरमियान होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में सीधा कनेक्टेड नहीं होते। द मैनेजर interact with personnel and manager of the other department and group such as physician who are not on the same level of the organizational hierarchy। ये मैनेजर का दूसरे डिपार्टमेंट के पर्सनल और मैनेजर के साथ इंटरेक्शन होता है जो सेम लेवल पर नहीं होता। अब अगला हमारे पास है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम किस तरह से करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अकर व्हेन पीपल कम टुगेदर एंड टॉक अबाउट देयर वर्किंग कंडीशन, फैमिली एंड को-वर्कर एटसेट्रा। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जब लोग अपने काम की कंडीशन, फैमिली, को-वर्कर और दूसरे नॉन वर्क रिलेटेड मालूमात जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उस पर एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे कि रूमर्स, गॉसिप्स एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल। रूमर मीन अफवाह फैलाना, इधर उधर की बातें करना, गपशप करना जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की हमारे पास एग्जांपल है। इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब बात करते हैं अगले स्लाइड पे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होती है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन फ्लोज क्विकली एंड हैफेजर्टली अमंग पीपल एट ऑल हायरार्किकल लेवल एंड यूजुअली इन्वॉल्व 3 or 4 पीपल एट अ टाइम। यानी कि जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है वो बहुत तेज़ी के साथ और बहुत बेतरतीबी के साथ जो है वो तमाम हायरार्किकल लेवल लोगों के दरमियान होती है। और इसमें बंदा जो है वो 3 या 4 लोगों से एट द टाइम जो है वो ये कर रहा होता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज अ मेथड ऑफ इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हेल्ड इन अ वर्क प्लेस। इट डज नॉट हैव एनी डिफाइंड स्ट्रक्चर और एजेंडा एंड इज कैरीड out by the people in an organization in the form of rumor, gossips, false statement and half truth। यानी कि ये जो कम्युनिकेशन होती है इसमें रूमर्स, गॉसिप्स और झूठे स्टेटमेंट जो है और मतलब वुड से डेट के हाफ ट्रुथ जो है वो भी शामिल होती है। और ये कम्युनिकेशन किसी डिफाइंड स्ट्रक्चर या एजेंडे के बिना होती है, इसका कोई मकसद जो है वो नहीं होता और इनफॉर्मल और अनऑफिशियल होती है। अक्सर ये हर शे पर मबनी होती है जो जल्दी से गलत मालूमात भी फैल सकती है इससे।
अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं कम्युनिकेशन मोड्स की। कम्युनिकेशन मोड बेसिकली वो टूल होते हैं जिसकी बिना पर हम अपने जिसके ज़रिए हम अपने कम्युनिकेशन को दूसरे तक पहुंचाते हैं। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन रेफर टू द मेथड ऑफ मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर, यानी कि वो मेथड, वो चैनल या वो टूल जिसके ज़रिए एक सेंडर जो है वो रिसीवर को अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट करता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड टू कन्वे मैसेज। वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम स्पीच, स्पोकन फॉर्म में और या फिर उसको हम रिटन फॉर्म में जो है मैसेज को कन्वे करते हैं, और इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स भी हैं, जिसमें सबसे पहले है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल वेयर मैसेज आर एक्सचेंज इन रियल टाइम अलाउइंग फॉर इमीडिएट फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। के फेस टू फेस यहाँ पे एक बंदे के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में हो और उसके साथ आप उसको अपना मैसेज जो आप एक्सचेंज कर रहे हो उसी टाइम में, और उसी टाइम इसमें आपको फीडबैक भी मिल जाती है और जो है क्लैरिफिकेशन भी आपको आपके मैसेज की हो जाती है। दूसरा इसमें टेलीफोन कन्वर्सेशन, वर्बल कम्युनिकेशन ओवर द फोन विच इनेबल्स इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट रिमोटली एंड क्विकली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, यानी कि टेलीफोन के ऊपर जब हम फ़ोन के ऊपर कॉल पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम अपने मैसेज को जो है वो दूसरे तक ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जिससे हमें अपने मैसेज को जल्दी जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं अपने और रिसीवर, मतलब रिसीवर और सेंडर के दरमियान जो मैसेज है वो जल्दी एक्सचेंज हो जाते हैं। अगला हमारे पास मीटिंग एंड प्रेजेंटेशन के एक फॉर्मल मीटिंग जो है वो हम रख लेते हैं, वहाँ पे लोगों को बुला लेते हैं और वहाँ पे फिर अपने टॉपिक्स, आइडियाज़ या डिस्कशन जो है वो करते हैं और उनसे कोलैबोरेशन जो है वो होती है। हम आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये भी हमारे पास एक टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कन्वेइंग मैसेज विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम अपने मैसेज को बगैर कोई अल्फाज बोलें वो कन्वे करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास बॉडी लैंग्वेज, मतलब कि मैसेज को जब हम अपने बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए दूसरे को बताते हैं, उसमें हमारे गेस्चर्स, इशारे, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, हमारी मोमेंट, आई कांटेक्ट और बाकी जो नॉन वर्बल कीव्स जो इशारे होते हैं जैसे कि इमोशंस, एटीट्यूड्स या इंटेंशन, तो वो भी हमारे पास बॉडी लैंग्वेज में आते हैं। अगला हमारे पास है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज एलिमेंट ऑफ स्पीच सच एज टोन ऑफ वॉइस, पिच, वॉल्यूम, पेस विच इनकम्प्लीट वर्बल मैसेज एंड कन्वे एडिशनल मैसेज। मतलब पैरा लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम जब अपने आवाज़ से, अपने टोन से, अपने मतलब आवाज़ से जो थोड़ा बहुत हम ऊँ करके मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे को, उसको पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन बोलते हैं। तीसरा हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन, द यूज़ ऑफ विजुअल सच एज चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, इमेज एंड वीडियोस टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड इफेक्टिवली। कि जब हम अपने कम्युनिकेशन के अंदर चार्ट्स, ग्राफ्स या फिर डायग्राम्स, इमेजेस, वीडियोस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हम अपने इन्फॉर्मेशन को जो है वो क्विकली और इफेक्टिवली जो है वो दूसरे को शेयर करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन जब हम अपने कम्युनिकेशन को लेटर फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में या मैसेजेस की फॉर्म में दूसरे को शेयर करते हैं तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं: ईमेल, लेटर, मेमोज एंड रिपोर्ट डॉक्यूमेंट। ईमेल्स हम इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस सेंड विद प्लेटफॉर्म विच आर वाइडली यूज। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आप सब इससे पता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस होते हैं जिसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। लेटर एंड मेमोज ये हमारे पास फॉर्मल होती है, स्पेसिफिक होती है और ये हम सिर्फ इंडिविजुअल या ग्रुप के दरमियान जो है वो करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये रिपोर्ट और लेटर्स और मेमोज और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हम इसको जो है वो भेजते हैं। एंड इट इज़ यूज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन एज वेल। रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, formal documents that convey detailed information, analysis, finding or recommendation on a particular topic or issue। मतलब कि इसमें हम फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जिससे हम अपने इन्फॉर्मेशन जो हमने एनालाइज़ किया हुआ, वो जो फाइंड्स, फिगर आउट्स हमने बनाए हुए हों या जो तजावीज़ हमने किसी खास पार्टिकुलर पर दिए हुए, तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट जो है वो भी आगे शेयर करते हैं और इससे भी जो है वो मैसेज हमारा कन्वे हो जाता है। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन की। तो डिजिटल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द यूजेज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म टू ट्रांसमिट द मैसेज। यानी डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, मतलब आजकल की जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको इस्तेमाल करके उसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसमें इंस्टेंट मैसेज आ जाता है। जैसे हम मोबाइल पे मैसेज जो है वो लिखते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ है, या किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी ऐप्स पे, लाइक आई वुड से दैट मोबाइल पे या उस पर जो है वो करते हैं, उस पर वो करते हैं। दूसरा हमारे पास है इंस्टेंट मैसेज।
इंस्टेंट मैसेज दूसरा हमारे पास है सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर यूज़र कैन क्रिएट, शेयर एंड इंटरेक्ट वाइल। सोशल मीडिया के पर जब आप अपना कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं और फिर उसको दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो ये भी हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन। और तीसरा हमारे पास है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब कि वर्चुअल जैसे जूम और इन तरह की ऐप्स का जो यूज़ करते हैं और इसी के बिना पर वो जो है आई वुड से देख के कम्युनिकेशन करते हैं और दूसरे तक पहुँचाते हैं, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में आ जाती है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल के बात करते हैं सेवरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। वो कुछ अवामिल जो हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। मीन दैट शेपिंग हाउ मैसेज आर ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और एंड इंटरप्रेट, कि किस तरह से जो मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है, रिसीव होता है और उसको समझा जाता है। तो इसके हमारे पास दो फैक्टर्स को इनको कैटेगराइज़ किया गया है। एक को बोलते हैं इंटरनल फैक्टर, तो दूसरा हमारे पास है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो देखते हैं और बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों के ऊपर। तो इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले हमारे पास आती है परसेप्शन। परसेप्शन रेफर टू हाउ इंडिविजुअल इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर बिलीफ, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, वैल्यूज़। डिफरेंसेस इन परसेप्शन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस। यानी परसेप्शन का मतलब ये है कि लोग किस तरह से मैसेज को समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और वो किस बुनियाद पे करते हैं। तो मोस्टली जो लोग हैं वो अपनी बिलीफ, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी आई वुड से एटीट्यूड और वैल्यूज़ की बुनियाद पे जो है वो मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं और उसको परसीव करते हैं। परसेप्शन की परसेप्शन मीन अगर परसेप्शन के अंदर डिफरेंसेस आ जाएं तो जो हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन की तरफ उसमें जो है वो गलतफहमी जो है वो आ सकती है। फिर अगला हमारे पास इमोशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कम्युनिकेशन, अफेक्टिंग हाउ मैसेज आर कन्वेड एंड रिसीव्ड। स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज एंगर, फियर और हैप्पीनेस कैन इन्फ्लुएंस द टोन, इंटेंसिटी एंड क्लैरिटी ऑफ इमोशन। यानी कि इमोशन कम्युनिकेशन में एक अहम किरदार अदा करते हैं। यानी कि जो कम्युनिकेशन आप किस तरह से बयान करते हैं, किस तरह से अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाते हैं और किस तरह से उसे समझा जाता है, इसको मोस्टली लोग जो है वो ये मोस्टली जो है वो हमारे मैसेज के ऊपर असरअंदाज होता है। यानी कि हमारे कुछ ऐसे जज्बात जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं हमारे, यानी कि एंगर या हैप्पी वाली, तो वो मीन्स के हमारे मैसेज की या उसकी जो शिद्दत कितनी है तो वो उस मैसेज को और वजाहत के साथ कर लेती है और वो हमारे फिर मैसेज के ऊपर असरअंदाज होती हैं। अगला हमारे पास है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स, प्रोफिशिएंसीज इन लैंग्वेज, वोकैब्स, ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल इन्फ्लुएंसेस हाउ इफेक्टिवली इंडिविजुअल कैन कन्वे देयर थॉट्स एंड आइडियाज़ एंड अंडरस्टूड अदर मैसेजेस। यानी कि लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक स्किल में महारत होने से ये असर होता है कि लोग अक्सर अपनी ख्यालात और आइडियाज़ को कितना आसानी से बयान कर सकते हैं और दूसरे के पैगामात को जो है वो समझ सकते हैं। अगला हमारे पास है कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चर नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड कम्युनिकेशन स्टाइल शेप हाउ इंडिविजुअल एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड इंटरप्रेट मैसेजेस। कल्चरल डिफरेंसेस कैन लीड टू कम्युनिकेशन बैरियर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो हमारे पास सकाफती कल्चर नॉर्म्स हैं या उनके जो वैल्यूज़ है, उनके जो अकायद, तो ये कम्युनिकेशन के अंदाज़ लोगों को अपने से बयान करने और फिर हमारे से समझाने होते हैं कि वो उसके ऊपर असर करें। मीन्स के जो कल्चरल नॉर्म्स कम्युनिकेशन की रुकावट है और गलतफहमी का सबब जो है वो बन सकती है अगर आप उसको अवॉइड करते हैं और मैसेजेस जो है वो अपना दूसरे को पहुंचाते हैं। अगला हमारे पास है पर्सनल रिलेशनशिप, द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेटर्स सच एज फैमिलियरिटी, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैन फैसिलिटेट ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन वाइल स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन में हैंडल इफेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस पर कम्युनिकेशन करने वालों के दरमियान रिश्तों के नतीजे, जैसे कि वो अपने एक दूसरे के लिए कितने वाकिफ़ हैं, किसी पर एतबार है और रिश्ते की वजह से जो है वो असर भी पड़ता है। मजबूत रिश्ते कुली और मेन जो हमारे पास मजबूत रिश्ते होते हैं तो उसमें हम ओपनली और ऑनेस्टली जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं, जबकि जो हमारे पास वीक रिलेशनशिप्स होते हैं उसके तो उसमें हमारी जो कम्युनिकेशन है वो मुश्किल हो सकती है और हमारी कम्युनिकेशन जो है वो वहाँ पे मैटर भी बहुत ज़्यादा करती है। अब अगला बात करते हैं अपना अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर। एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले फिजिकल एनवायरनमेंट आ जाता है। फिजिकल एनवायरनमेंट में हमारे पास द इंक्लूडिंग नॉइस लेवल्स, लाइटिंग, प्रॉक्सिमिटी, डिस्ट्रैक्शन कैन इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। द नॉइसी और एक्जोटिक एनवायरनमेंट में इम्पेयर कंसंट्रेशन एंड हैंडल कम्युनिकेशन एज वेल। यानी कहने का मतलब ये है कि फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे कि शोर ख़त्म करना, रोशनी की लाइटिंग को अच्छी करना एंड आई वुड से डेट किसी की तरफ दिक्कत मतलब किसी डिस्ट्रैक्शन जो है वो आ जाना, तो ये भी हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो असर अंदाज होती है। शोर नॉइस
या फिर एनवायरनमेंट के कंसंट्रेशन जो है वो ख़राब हो जाए तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो फिर उतनी इफेक्टिव वो नहीं रहती। अगला हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल टूल। द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज फोन, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इम्पैक्ट हाउ मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव। टेक्नोलॉजिकल बैरियर और ग्लिचेस कैन इफेक्ट कम्युनिकेशन क्वालिटी, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे कि फ़ोन, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनके ज़रिए हम कम्युनिकेशन को किस तरह से ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं, अपने मैसेज को ट्रांसफ़र और रिसीव कर सकते हैं, इसका भी असर होता है। टेक्नोलॉजी की मतलब रुकावटें या कम्युनिकेशन की बेहतर जो है वो इसके ऊपर असर जो है वो डाल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड कम्युनिकेशन चैनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शेप हाउ इन्फॉर्मेशन फ्लोस एंड हाउ कम्युनिकेशन इज फैसिलिटेटेड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की पॉलिसीज, तरीके और कम्युनिकेशन के चैनल के असर होता है और ये मालूमात किस तरह से मतलब जाती है और किस तरह से कम्युनिकेशन को आसान और उसको रुकावटें जो है उससे ख़त्म की जाती हैं। अगला हमारे पास है सोशल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर सच एस पावर, डायनामिक्स, हायरार्की, जेंडर रोल, तो ये चीज़ें भी जो है वो हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर इफेक्ट करती है। जैसे कि पावर डायनामिक, अगर किसी के पास पावर है तो उसकी कम्युनिकेशन, तो वो हायरार्कल या जेंडर रोल, मेल फीमेल, सोसाइटल नॉर्म्स जिसमें हमने ऊपर बात की, तो ये भी हमारे बिहेवियर, हमारे पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो असर डाल सकती हैं। अगला हमारे पास है मीडिया इन्फ्लुएंस, यानी मास मीडिया इंक्लूडिंग न्यूज़ आउटलेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड एडवर्टाइजिंग कैन शेप पब्लिक डिस्कोर्स, इन्फ्लुएंस परसेप्शन एंड इम्पैक्ट हाउ मैसेज आर रिसीव्ड इंटरप्रेट, यानी जो मास मीडिया जिसमें हमारे पास न्यूज़ आउटलेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या एडवर्टाइजमेंट शामिल होती है, वो पब्लिक डिस्कोर्स को रोक सकती है, परसेप्शन पे असर वो डालती है और जो मैसेजेस है उसको किस तरह से समझाना होता है वो ज़्यादा असर जो है वो करती है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल के बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ की, कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिटी स्ट्रेटजीज़ क्या होती है जो एक मैनेजर जो है वो यूज़ करता है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है मैनेजर मस्ट एसेस ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को इवालुएट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन टीम तक पहुंच रही है। अगर कम्युनिकेशन में कोई इशू हो, जैसे कि इन्फॉर्मेशन सही तरह से नहीं पहुंच रही, तो उसे सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिकग्नाइज हु विल बी अफेक्टेड बाय द डिसीजन, यानी कि मैनेजर को ये समझना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, किस डिपार्टमेंट कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है और किस डिसीजन का किस पर असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैनेजर कोई पॉलिसी चेंज कर रहा है तो उसको ये समझना होगा कि ये पॉलिसी मार्केटिंग, प्रोडक्शन और सेल्स टीम पर किस तरह से असर डालेगी। कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ वन वे चैनल, यानी कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक तरफ से नहीं होनी चाहिए, ये दो तरफा होती है, टू वे कम्युनिकेशन होती है। अगर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को सिर्फ ऑर्डर्स दे रहा है बिना उनकी फीडबैक लिए, तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट जो है वो हो सकती है। अगला हमारे पास है कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर, सिंपल एंड प्रिसाइज, यानी कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर, साफ़ अल्फाजों में, बिल्कुल सिंपल अल्फाजों में और बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, ख़ास होना चाहिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन उसके बीच में ना आए। अगर मैसेज कम्प्लेक्स होगा या फिर अनक्लियर होगा तो लोग उसे गलत समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेंडर शुड सीक फीडबैक रिगार्डिंग वेदर देयर कम्युनिकेशन वॉज एक्यूरेटली रिसीव्ड, यानी कि जब सेंडर कोई मैसेज भेजता है उसे फीडबैक लेना चाहिए कि क्या उसका मैसेज समझ आया है या नहीं। अगर फीडबैक लिया जाए तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसे फ़ौरन दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल कम्युनिकेशन मेथड शुड बी यूज्ड व्हेन पॉसिबल इफ़ अ मैसेज इज़ इम्पोर्टेंट, यानी कि अगर मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो एक से ज़्यादा तरीके से उसे कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। इससे ये इंश्योर होता है कि मैसेज हर किसी तक पहुंच जाए और कोई मिस ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजर शुड नॉट ओवरवेलम सबऑर्डिनेट विद अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट को एक्स्ट्रा और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड नहीं करना चाहिए। अगर अननेसेसरी डिटेल दिए जाएँ तो एम्प्लॉयज़ कन्फ्यूज़ हो सकते हैं और उनका फोकस भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये थी हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज़। अब चल के बात करते हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप के। लीडरशिप में कम्युनिकेशन का किरदार किस तरह से है, तो चलो देखते हैं इसको। कम्युनिकेशन इज़ इनहेरेंट इन द मैनेजर्स रोल। द मैनेजर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट ऑफन डिटरमाइंस हिज और हर सक्सेस एज अ लीडर, यानी कम्युनिकेशन मैनेजर की लीडरशिप रोल का पार्ट है। अगर मैनेजर अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं करता तो उसकी लीडरशिप सक्सेस अफेक्टेड हो सकती है। कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए। लीडर who engage in frank, open two-way communication and whose verbal communication reinforces the verbal communication are seen as
इंफॉर्मेटिव, यानी ऐसे लीडर जो ओपन और हॉनेस्ट कम्युनिकेशन करते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि भी उनकी बात को सपोर्ट करती है, वो अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन देने में सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन इज़ एनहांस्ड व्हेन द मैनेजर लिसन्स केयरफुली एंड इज सेंसिटिव टू अदर्स, यानी जब मैनेजर अपनी टीम की बात ध्यान से सुनता है और उनकी फीलिंग और नीड्स को समझता है तो कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है द मेजर अंडरलाइंग फैक्टर्स हाउ एवर इज एन गोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉय, मैनेजर और एम्प्लॉय के दरमियान अच्छी रिलेशनशिप का होना कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है। अगर मैनेजर अपनी टीम के साथ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन बनाता है तो कम्युनिकेशन ज़्यादा स्मूथ होती है। आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं कि सक्सेसफुल लीडर्स आर एबल टू परसुएट अदर्स एंड एनलेस देयर सपोर्ट, यानी कामयाब लीडर दूसरों को अपने आइडियाज़ पर कन्विंस करते हैं और उनका सपोर्ट हासिल करते हैं। ये उनकी परसुएशन स्किल्स पर डिपेंड करता है, यानी कि वो किस तरह से उन चीज़ों को परसीव करते हैं। अगला द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ परसुएशन इज़ द लीडर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि परसुएशन में लीडर की पर्सनल क्वालिटीज़ यानी कि कॉम्पिटेंस, इमोशनल कंट्रोल, मतलब कॉम्पिटेंस आप बोलते हैं कि उसकी एबिलिटीज़ कितनी है, उसके अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल कितना है, एजर्टिवनेस मतलब उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा रौबदार होना चाहिए, कंसिडरेशन कि वो किस तरह से अपनी लोगों को कंसिडर करता है, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, वर्दीनेस एंड क्रेडिबिलिटी। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा एक लीडर के ऊपर असर डालती है। अगर लीडर के पास ये क्वालिटीज़ है तो वो अपनी टीम को आसानी से अपने साइड पर ला सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मैनेजर अपनी टीम को एक इम्पोर्टेंट टास्क करते वक्त काम और कंपोज रहता है तो वो अपनी टीम को इंस्पायर कर सकता है। अगला है हमारे पास अ पार्टिसिपेटिव लीडर इज सीन एज केयरफुल लिसनर हु इज़ ओपन, फ्रैंक, ट्रस्टवर्दी एंड इन्फॉर्मेटिव, यानी पार्टिसिपेटिव लीडर वो होता है जो अपनी टीम के आइडियाज़ को सुनता है और ओपन, ऑनेस्ट और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन करता है। ऐसे लीडर अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये थे हमारे पास लीडरशिप में कम्युनिकेशन के क्या रोल होते हैं, ये होते हैं। अब आगे चल के बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बैरियर इन कम्युनिकेशन, यानी कि वो चीज़ें जो हमारे कम्युनिकेशन के अंदर रुकावटें हो सकती है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है मिस परसेप्शन तब होती है जब कोई मैसेज गलत समझ लिया जाता है या किसी का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैनेजर किसी बात को कैजुअली यानी आम तौर पर कह दे और टीम उसे सीरियस समझ ले तो ये मिस परसेप्शन जो है वो हो सकती है। अगला है हमारे पास मिस इंटरप्रिटेशन तब होती है जब कोई मैसेज गलत तरीके से समझा जाता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन का सबब बन सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैनेजर किसी डेडलाइन को वर्बल तरीके से अनाउंस करता है और एम्प्लॉय उसे गलत तरीके से समझ लेता है तो मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो हो सकती है। इसके अलावा तीसरा हमारे पास है जेंडर डिफरेंसेस, यानी कि मर्द और औरत के कम्युनिकेशन स्टाइल में फ़र्क होता है। मर्द ज़्यादा डायरेक्ट और एजर्टिव हो सकते हैं जबकि औरत ज़्यादा एम्फेटेटिक और सपोर्टिव होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फ़ीमेल मैनेजर अपनी टीम को डायरेक्ट फीडबैक देती है तो किसी कल्चर में ये कन्फ्रंटेशनल लग सकता है। और आखिरी हमारे पास है कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि हमारे जो कल्चर है वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उस वजह से भी जो है वो ये कुछ मसले मसाइल जो है वो आ जाते हैं। जैसे मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग कम्युनिकेशन के डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं। अगर एक कल्चर में किसी बात का डायरेक्ट अप्रोच नॉर्मल होता है तो दूसरे कल्चर में ये इनअप्रोप्रिएट या फिर नामुनासिब जो है वो लग सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैनेजर किसी एशियन कल्चर से है तो वो ज़्यादा फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करता है, लेकिन एक वेस्टर्न कल्चर में ये ज़्यादा इनफॉर्मल जो है वो हो सकता है। तो ये थी आज की प्रेजेंटेशन, और अब अगर किसी का कोई सवाल हो, किसी को कोई जगह समझ ना आई हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। और आखिर में एक दफ़ा फिर, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें पेज पे भी फॉलो करें, फेसबुक पेज पे, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक जो है हम यहाँ भेजते हैं तो उसको भी फॉलो करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो जो है वो मिल सके और आप इन वीडियो से अपने एग्ज़ाम के दिनों में फ़ायदा जो है वो उठा सकें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करती है और हमें अच्छे अच्छे कंटेंट और इस तरह के लेक्चर्स बनाने पे मजबूर करती है। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, सब्सक्राइब अस एंड क्लिक द आइकन बटन एज वेल। और अब इजाज़त दीजिए अपने इंस्ट्रक्टर हिलालुर रहमान को, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले दिन अगले लेक्चर के साथ और अगली एनर्जी के साथ। तो अल्लाह